गुड इवनिंग हरेंद्र, गुड इवनिंग। पूर्णिम, छाजा, हर्ष, रजत, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। रिया नमस्ते, गुड इवनिंग। मोनू गुड इवनिंग भाई। प्रणव गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए आप लोग वर्क पावर का मॉड्यूल से? चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग स्प्रिंग का एक केस देख रहे थे। आज आपको एक यूनिक मेथड बताऊंगा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेन रिलीज चलो पहले कंडीशन देख लो, फिर आपको मैं बताता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है। अच्छा एक चीज़ बताओ आप लोग, अभी आपने देखा था एनर्जी मेथड, इसको हेडिंग नाम दे देते हैं, एनर्जी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग elongation in spring। कंडीशन क्या है? बॉडी मूव वेरी स्लोली, मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। बॉडी मूव वेरी स्लोली एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। when spring at its natural length। ये इस कंडीशन पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे ये जो कंडीशन है, इस पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। तो ये सभी बच्चों को पता है कि, ये बताओ, एनर्जी मेथड का मतलब ये कि अभी आपने देखा था कि किसी ब्लॉक को आप पुल कर रहे थे, स्लोली स्प्रिंग से कनेक्टेड था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अप्रोच क्या है? देखो, अप्रोच अपना यही है कि कोई एक ब्लॉक है और इसको आप जब पुल कर रहे थे तो जब आप पुल कर रहे थे नेचुरल लेंथ से, स्लोली, कोई एफ फोर्स से, है ना,
और इसका मास m था, ये अपने नेचुरल लेंथ से किसी x पे मीन पोजीशन पे आ गया था, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये आ गया था, तो जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मीन पोजीशन पे एक हुआ था, तो इसका रिजल्ट सभी बच्चों को पता है कि फोर्स बैलेंस होता है, यही ना, फोर्स बैलेंस आप बोलते थे। ये ट्रिक एक तरीके से है, ये ट्रिक कहां से बनी है उसका बेस बता रहा हूं। ये ट्रिक कहां से बनाई है मैंने, ये देखिए। तो यहां पे आप बोलते थे कि एक्स था एलोंगेशन अपना, है ना, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये एट इक्विलिब्रियम पे था तो आप बोलते थे कि यहां पे के एक्स है और ये दोनों बराबर होंगे, ये अगर एट इक्विलिब्रियम है। ये सब आप कर चुके हो, फिर भी मैंने बता दिया। तो अब इसमें स्लोली है, स्लोली पुल्ड है, तो इसके लिए आप बोलते थे एट इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू के एक्स, यही बोलते थे। तो यहां से एक्स आप बोलते थे एफ बाई के, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते थे हाफ के एफ बाई के का होल स्क्वायर। तो एनर्जी आप बोल सकते हो एफ स्क्वायर बाई 2k, बोल सकते हो कि नहीं, एनर्जी आप बोल सकते हो एफ स्क्वायर बाई 2k। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आप बोल सकते हो एफ स्क्वायर बाई 2k। ये क्लियर है सभी को। अब इसी पे देखिए कॉन्सेप्ट ये है, मैं एक एग्जांपल से इसी को, अब एनर्जी मेथड से आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करने जा रहे हैं वो आप सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, और यहां पे बहुत सारे अपने पास बहुत क्या, दो पुली लगी हुई हैं, दो पुली सिस्टम है, कुछ ऐसा सिस्टम है देखिए। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ कुछ पुली लगी होगी, और फिर यहां पे एक पुली है, और फिर एक पुली और है, पुली बड़ी बना दी, ब्लॉक भी बड़ा बनाना पड़ेगा। पुली थोड़ी बड़ी हो गई है, ब्लॉक भी बड़ा बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, 2 स्प्रिंग लगा दो इसमें, और इधर भी 2 स्प्रिंग लगा दो। इधर भी स्प्रिंग लगा दो, और ओहो, मान लो ऐसा कुछ कर दिया, मान लो कुछ ऐसा कर देते। डायग्राम पहले समझ पा रहे हैं? डायग्राम समझ पा रहे हैं बच्चों? इसको थोड़ा सा रुको। कितनी स्ट्रिंग है, उसमें कितनी स्प्रिंग है, ये देख पा रहे हैं? और यहां पे एक फोर्स है एफ, जो इसको पुल करने को जाएगा, जो इसको पुल करने को जाएगा। चलो ठीक है, अब आई थिंक सही है, एक बन चुका है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या ले लेते हैं? के ही ले लेते हैं। अलग भी हो सकते हैं, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने के लिया है, वो अलग भी हो सकते हैं। अब इस तरीके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो देखिए। ये एफ है ना, और ये ब्लॉक इज अबाउट टू मूव है। इनिशियली all the spring at its natural length है ना, block pulled by constant force F वेरी स्लोली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके और मेथड नहीं है, ठीक है, आज बन जाएगा, क्या बन गया देखो, ठीक है। तो इनिशियली ऑल द स्प्रिंग्स एट इट्स नेचुरल लेंथ, ब्लॉक पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स एफ वेरी स्लोली, ठीक है। और ये स्मूथ है अपना, स्ट्रिंग एंड पुली मासलेस है, स्ट्रिंग स्प्रिंग सब मासलेस है, एंड पुली मासलेस, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ब्लॉक का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कोई बॉडी है, वो कई सारे स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और आपने उसको पुल करना शुरू किया फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थे तो स्लोली पुल करना शुरू किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब बॉडी जो है खींच रही होगी, तो एक टाइम आएगा जब फोर्स लगा रहे हो और स्प्रिंग के वजह से एक केएक्स फोर्स जनरेट होगा, और एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम मिलेगा, है ना, F इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। उस समय वो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें बताना है। ब्लॉक ने कितना मूव किया होगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए। शायद सब लोग क्लियर है।
तो मैं कह रहा हूं कि इसके बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप बहुत बच्चे आंसर देना शुरू कर रहे हैं 2f/k f/k, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना चाह रहे हो लगा लो। कैसे f/k लिख दिया किसी बच्चे ने, जरा खुद सोचो, क्या एक ही स्प्रिंग है? बोलो भाई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसके लिए आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और कोई मेथड नहीं है, बट एक यूनिक अप्रोच देखिए एनर्जी मेथड से। एनर्जी मेथड जो अभी मैंने आपको बताया, क्या मैं इस सिस्टम को, आप लोगों ने क्लास 10th में, आप लोगों ने क्लास 10th में एक आर इक्विवेलेंट पढ़ा था, याद है सभी को? आर इक्विवेलेंट बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में थे, पैरेलल में थे, 10th में पढ़े हो। तो उन सबकी जगह पे आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते थे बैटरी के साथ, वो वही काम करता था जो सभी ने मिलके काम किया था, ठीक बात है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना चाहूं, आपको दिक्कत इसलिए आ रही ना क्योंकि ये स्प्रिंग ये कितना, ये इसके आगे जाने से ये कितना एलोंगेट हुआ होगा ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको करने के और भी रास्ते हैं, ठीक है, और भी रास्ते हैं, आपको सोचना है। बट मैं जो सबसे एक मुझे जो स्ट्राइक किया है वो आपको बता दे रहा हूं, वो जो अप्रोच है आपको अच्छा लगेगा। तो यहां पर वो जल्दी हो जाएगा, बाकी करने के और भी तरीके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम डिजाइन करूं, तो इसका एक इक्विवेलेंट सिस्टम क्या हो सकता है, आप लोग बताओ। इसका एक इक्विवेलेंट सिस्टम क्या हो सकता है? यही तो हो सकता है कि हमारे पास यही ब्लॉक है और ये ब्लॉक, इन सभी को हटाकर एक हम क्या करें, स्प्रिंग लेके आए। और आपको मैंने फोर्स कॉन्सेप्ट में सीरीज पैरेलल पढ़ाया है, बट ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्या है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर ये पता होता तो हम के इक्विवेलेंट कर देते, लेकिन हमें वो नहीं पता, वो के इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक ही ब्लॉक है और एक ही स्प्रिंग है, और ये अपना के इक्विवेलेंट बोल दें सभी के जगह पे एक, है ना, और इसी को मैं खींचना शुरू करूं F4 से, इसी को अगर मैं F4 से खींचना शुरू करूं, देखो तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये सभी बच्चे बता सकते हैं, जो एक बच्चे ने आंसर दिया था। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि ये मान लो अपने इक्विलिब्रियम से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाते जाते एक्स एलोंगेट हुआ, एक्स है ना, एट इक्विलिब्रियम, ये एट इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसमें x का एलोंगेशन आया है, तो इधर मान लेते हैं कि k इक्विवेलेंट इंटू एक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो F इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो x हमारा कितना हो जाएगा, F अपॉन k इक्विवेलेंट आएगा। तो हम किसी भी तरीके से ये जो 1 2 3 4 जो 4 स्प्रिंग है ना, ये जो 4 स्प्रिंग है, तो अपने पास 4 स्प्रिंग के जगह पे मैं क्या करूं, एक सिंगल स्प्रिंग लगा लूं, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, वो किस वैल्यू का होगा जो ये रोल प्ले करेगा, यही हमें निकालना है। इसी के लिए मैं आपको एनर्जी पे ले चलता हूं। तो एनर्जी मेथड में मैंने आपको अभी सिखाया, आप मुझे यहां देख के बताओ कि अगर टेंशन की बात करो, जो रस्सी में टेंशन होगा वही स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। ये भी बताया था कि अगर कोई स्ट्रिंग किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होती है तो जो स्प्रिंग में एलोंगेशन होता है दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो दोनों सेम होंगे क्योंकि आप मासलेस पढ़ रहे हैं। ये सब फोर्स कॉन्सेप्ट की पुरानी कहानी है। देखो यहां पे कोई पॉइंट P लेते हो और मानते हो कि इधर स्प्रिंग फोर्स kx है, इधर स्प्रिंग फोर्स kx है, और इधर अपने पास टेंशन T है, इसमें टेंशन जो है T है। तो ये T और ये kx है ना, ये मासलेस है, तो T किसके बराबर होगा,
के एक्स के, ये तो पढ़ा है सबने, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए ये एक्स और ये एक्स अलग है, ठीक है। तो यहां पे एक्स आप क्या लिख सकते हो, टी बाई के, मतलब हर स्प्रिंग का आपको टेंशन पता चल जाए, ध्यान दीजिएगा, हर स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग में कितना टेंशन है, मतलब हर स्प्रिंग का मतलब हर रस्सी में कितना टेंशन है, वही जो अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग का एलोंगेशन निकाल सकते हैं। जो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग इन रस्सियों से कनेक्टेड है, इन रस्सियों का अगर हमें टेंशन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्प्रिंग का एलोंगेशन निकाल सकते हैं। और टेंशन तो सभी बच्चों को पता है, मार्क करना आता है कि अगर ये एफ है, ध्यान दो इधर, तो इधर अपने पास कुछ, आपने माना कि कुछ एक्स एलोंगेशन हो चुका है इक्विलिब्रियम में, तो एट इक्विलिब्रियम में अगर एक्स का एलोंगेशन हुआ है तो इधर के एक्स होगा, इधर भी अपने पास क्या होगा, के एक्स, और यही यहां पर टेंशन होगा, बोलो, यही यहां पर हमारे पास टेंशन होगा। तो रस्सी में ये टेंशन, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, क्लियर है सभी को। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2t, यहां पे थोड़ा ऐसे बना देता हूं, रुको, तो ये अपने पास 2t हो जाएगा। पुली मासलेस है, ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको, ठीक। तो ये अपने पास 2t, पहले टेंशन मार्क कर लिया आपने, टी टी, ये टी, और यहां पे इसमें टी ऐसा होगा। और किसी भी स्प्रिंग को लोगे तो टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, किसी एक टुकड़े को, यहां पे क्या आएगा, देखो इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, टी टी, और इधर आएगा 2t। तो आप, मैं कह रहा हूं कि सभी का एलोंगेशन, सभी रस्सी में टेंशन पता है आपको, तो सभी का एलोंगेशन निकाल सकते हो, बताइए, सभी का एलोंगेशन निकाल सकते हो कि नहीं। इस वाले स्प्रिंग का टेंशन पता है, इस जो स्ट्रिंग के साथ जुड़ी है, तो आप इसका एलोंगेशन लिख सकते हो, इसका एलोंगेशन लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, और इसका लिख सकते हो। क्या दिख रहा है आपको, जैसे आप मार्किंग कर रहे हो, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसे थर्ड कर लें, और ये फोर्थ है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से x1 क्या होगा, x1 क्या लिख सकते हैं, टेंशन इसमें कितना है, जिसको समझ में आ जाएगा उसको बहुत मजा आने वाला है, t बाई के। और x2 क्या लिख सकते हैं, 2t। यहां पे देखिए रस्सी जो स्प्रिंग से जुड़ी है, ये जो रस्सी स्प्रिंग से जुड़ी है, इसमें टेंशन कितना है, 2t, ठीक है। और इसका K1 K2 भी हो सकता था, मैंने सेम लिया है, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से x3 क्या होगा, x3 ये है तुम्हारा स्प्रिंग 3, इसमें हमारे पास टेंशन कितना है, 2t रस्सी में, और वही स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स भी होगा। तो यहां पे अपने पास 2t बाई के, स्प्रिंग फोर्स, सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अलग भी हो सकता था। तो यहां पे अपने पास मैंने लिया 2t बाई के। और इसी तरीके से x4 क्या हो जाएगा, तो x4 में भी आप देखिए, इस टुकड़े को देखिए, यहां kx, ये टेंशन, यहां पे फोर्स बैलेंस, यहां पे भी फोर्स बैलेंस। अरे भाई, यहां पे जब फोर्स, जब ये खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर होगा ना, ये kx दिखाया गया है, क्लियर हो गया होगा सभी को। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा ये x4 जो होगा t बाई के। तो ये आपने सभी का एलोंगेशन लिख लिया, सभी का एलोंगेशन लिख लिया इस कॉन्सेप्ट से। तो सभी का जब आपने एलोंगेशन लिख लिया, और टोटल एलोंगेशन जो अपने पास है x, अच्छा जितना ये कंस्ट्रेंट मोशन समझते हो, जो इसमें x आया है या इसमें आया है, वो उतना ही ये डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट में, जब आप इक्विवेलेंट कर रहे हो, देखिएगा, तो इक्विवेलेंट सिस्टम में इधर F है, तो इक्विवेलेंट में देखोगे कि यहां पे नेट स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx और kx, नेट स्प्रिंग फोर्स अपने पास कितना लग रहा है इन दोनों पे, kx और kx, 2kx का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, देख लीजिए
ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या किया, इसको इसके साथ कंपेयर करने वाले हो। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए आप एनर्जी, टोटल एनर्जी आप यहां से लिखोगे, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग। ये क्लियर है सभी को? तो पोटेंशियल एनर्जी अब मैं लिखने जा रहा हूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, आप चेक करो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी और कोई है क्या भाई? केवल स्प्रिंग की ही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ब्लॉक अपने जीरो पोटेंशियल लाइन पे है। बोलो, तो एनर्जी का जो फॉर्म लिखेंगे, यू टोटल इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। और यू टोटल में हम क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर अपॉन 2k इक्विवेलेंट इक्वल टू U1 क्या हो जाएगा, U1 हमें टेंशन पता है, इसका टेंशन कितना निकाला है देखिए, तो इसमें जो अपने पास टेंशन आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के x1 स्क्वायर पहले लिख दूं जिससे आपको ये पता चल जाए, इसको लिख सकते हो हाफ के तो सबका सेम रखा है, अलग भी हो सकता था, दूसरे स्प्रिंग का हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ के x3 स्क्वायर प्लस हाफ के x4 स्क्वायर, और आपको हाफ के कॉमन ले लीजिए, सबका सेम था। x1 क्या था, x1 था अपना t बाई के, ये 2t बाई के, ये 2t बाई के और t बाई के, तो t बाई के स्क्वायर प्लस 2t बाई के स्क्वायर प्लस x3 कितना था, x3 था अपने पास 2t बाई के और x4 था t बाई के, तो x3 था 2t बाई के स्क्वायर प्लस x4 था t बाई के स्क्वायर। तो सभी बच्चों को अब ये क्लियर हुआ कि टोटल हमें यहां पे ये मिल गया, एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखो, टी स्क्वायर, यहां 4 और 4 8 और ये 9 और ये 10 है ना, तो यहां पे आ जाएगा 10t स्क्वायर अपॉन 2 और के स्क्वायर से एक के बच जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 5t स्क्वायर अपॉन के। क्लियर है? अब हम t और f में एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे, t और f में एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। t और f में रिलेशन यहां से बिल्डअप होगा एट इक्विलिब्रियम पे, जब ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पे था तो यहां पे नेट फोर्स कितना था देखो, F था, और इधर कितनी फोर्स लग रहे थे, 2 स्प्रिंग फोर्स लग रहे थे, kx और kx, तो ये इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंस करो, तो यहां से आपको मिलेगा kx और kx, तो एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू 2kx। ठीक है, तो एक तरीके से हमें F इक्वल टू 2kx, और kx एक तरीके से t है, t इक्वल टू kx है किसी भी स्प्रिंग में, देखिए यही तो है, t इक्वल टू kx, किसी भी एक स्प्रिंग को लो, इसी स्प्रिंग को लो, तो t किसके बराबर है, kx के बराबर है, तो इसको मैं इसको t लिख सकता हूं, तो F एक तरीके से 2t है, F इक्वल टू 2t बोल सकते हैं, या t इक्वल टू F बाई 2 बोल सकते हैं, और जब आप इसको पुट करोगे यहां पे तो हमें k इक्विवेलेंट मिल जाएगा F के टर्म्स में, इसके टर्म्स में, तो F स्क्वायर अपॉन 2 k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 बाई के F अपॉन 2 स्क्वायर। तो देखिए F स्क्वायर कैंसिल होता है और हमें सिस्टम का k इक्विवेलेंट मिलता है, 1 अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 बाई 4 के, तो k इक्विवेलेंट अपने पास हो जाएगा 2k बाई 5
के इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा 2k/5। पहले ये चेक करिए, पहले ये चेक करिए। अच्छा एक मिनट, यहां 2t था ना, एक सेकेंड रुकिए, यहां पे 2t था तो ये kx 2t के बराबर होगा। यहां पे फोर्सेस जो होंगे या x1 x2 होगा। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, रुक जाइए। ये 2t था तो इधर भी 2t आएगा। kx हटाइए, अभी ये टेंशन लिखिए, x तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये 2t है और ये भी 2t होगा, ये तो आपको पता है। और यहां पे ये t है तो इधर अपने पास ये 3t होगा और ये t होगा। ठीक है, स्ट्रिंग को देखिए, टेंशन में x तो अभी निकालेंगे हम लोग, पहले टेंशन देखिए। ये स्ट्रिंग एक जा रही है तो सभी को पता है कि स्ट्रिंग में जो एक स्ट्रिंग है उसमें टेंशन सेम होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां 2t था तो इसके अपोजिट इधर 2t, इधर अपने पास इधर खींचा तो ये t। अभी टेंशन से देखिए, x तो सब में अलग अलग होगा, वही तो ट्रिक है। हम x के चक्कर में पड़ेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो हम टेंशन से देख रहे हैं तो टेंशन निकाल लिया। इसमें x1 x2 x3 x4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी टेंशन निकाला, टेंशन 2t, ये t। ठीक है, तो यहां फोर्स बैलेंस जो होगा वो हम लिख सकते हैं। और ये इस वाले लॉजिक से हमें देखिए सब अलग अलग है ना, x1 x2 x3, इसीलिए तो अलग किया है। यहां बस थोड़ा सा करेक्शन है कि इस वाले में यहां पे हमें लिखना होगा, ये kx के जगह पे t लिखना होगा पहले, और t को फिर बाद में रिलेट करना होगा। ये 2t और ये t, तो f की वैल्यू एक तरीके से, f की वैल्यू अपने पास है 3t। f की वैल्यू है 3t, मतलब t है अपना f/3, t है अपना f/3। अब आप इसमें पुट करिए, t अपना f/3 है तो पहले t के टर्म्स में कर लीजिए। ये आपने किया तो है, ये सब तो सही था। t के टर्म्स में आपने निकाल लिया है। अब k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा देख लीजिए, f²/2k इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/k, और t के जगह पे लिखेंगे f/3 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अब आपको k इक्विवेलेंट मिल जाता है, वो आ जाएगा 1/2 इंटू के इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/9। तो k इक्विवेलेंट मिलेगा 9/10। 9/10 k इक्विवेलेंट आ गया, क्लियर हो गया। 9k/10, k भी आएगा, हाँ k भी है ना। ये k भी है, तो 9k/10 बिल्कुल। तो अब हमें k इक्विवेलेंट मिल चुका है। अब हमें k इक्विवेलेंट मिल गया तो यहां इक्विलिब्रियम में x निकालना था। ठीक है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 3t है और t x के साथ रिलेटेड है। t अपना x के साथ रिलेटेड है, तो अब आप यहां से इक्विलिब्रियम k इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, तो अब आप ना x भी निकाल सकते हो। देख लीजिए, अब क्लियर है, अब क्लियर है बच्चों। अब ये जो डेल्टा x हमें नहीं पता कि ये कितना मूव किया होगा, हमें ये नहीं पता, ये x लेना ठीक नहीं है, आपको यहां से भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसको कुछ डेल्टा x मानते हैं क्योंकि ये टोटल नेट इधर गया होगा, ये कुछ खिंचा होगा, ये खिंचा होगा, ये खिंचा होगा,
तो ये कितना गया होगा, ये हमें कुछ डेल्टा एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू अब हमें मिल जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट। तो डेल्टा एक्स हमारा जो होगा इसका, ये डेल्टा एक्स हमने माना है, एक्स मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा। डेल्टा एक्स हो जाएगा एफ अपॉन के इक्विवेलेंट, यही तो होगा, एक सिंगल सिस्टम बना रहे हैं। तो एफ अपॉन के इक्विवेलेंट कितना है, 9k बाई 10, तो 10f बाई 9k, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 10f बाई 9k। क्लियर है बच्चों? हम, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये अच्छा लगा, ठीक है, काफी मेहनत कर ली हम लोगों ने, बट एक अलग अप्रोच है इसका। दूसरा अप्रोच बेसिक अप्रोच भी है, ठीक है, इसका दूसरा अप्रोच एक बेसिक अप्रोच भी है, वो जो है आप लोग ट्राई मारना, वो काफी लंबा जाएगा, काफी लंबा जाएगा। इनफैक्ट अगर आप उसको करके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना इजी मेथड है। ये पहली बार करने पे सब चीज अटपटा लगता है, पहली बार करने पे सब कुछ अटपटा लगता है, बट जब आप करोगे तो इसका इंपॉर्टेंस सोचोगे कि इसको सोचने के लिए कितना, मतलब सोचा गया होगा किस लेवल पे। क्लियर है बच्चों? ये इक्विवेलेंट इंटू एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, आप यहां देखो ना, ये देखो, आपको डेल्टा एक्स पूछा गया था आपसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पूछा गया है, यही डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एफ बाई के इक्विवेलेंट के। और ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या होगा, ये जितना आगे चलेगा, इन दोनों, इन सब में आपको नहीं पता ना कि कितना एलोंगेशन है, इन सब में आपको नहीं पता कि कितना एलोंगेशन होगा, तो इसीलिए हमने इसको निकाला, टेंशन से निकाला कि सब में जो एलोंगेशन है, देखिए सबके एलोंगेशन अलग अलग हैं। अब क्या आपको अगर टेंशन पता है तो क्या सभी के एलोंगेशन भी निकाल सकते हैं? सभी के, आपको टेंशन पता है ना, टेंशन और एक एफ में रिलेशन, तो अब आप सभी के एलोंगेशन भी निकाल सकते हैं, और सभी के अगर एलोंगेशन निकाल सकते हैं तो सभी की अपनी अपनी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ के x1 स्क्वायर से। तो सोच रहे हैं कितनी बड़ी चीज है। आप यहां पर आपने ये निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया, देखिए, और टेंशन जो है अपना f/3 है, तो टेंशन को f/3 पुट करके, टेंशन को आप f/3 पुट करके सभी का एलोंगेशन निकाल सकते हो। यहां पे टेंशन को f/3 पुट करो तो सभी स्प्रिंग का अपना अलग अलग एलोंगेशन होगा, और सभी स्प्रिंग का जब अपना अलग अलग एलोंगेशन होगा तो सभी की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? चलिए भाई, तनिष्क भाई, सब टीचर नहीं बताते, हमारे टीचर केवल 45 मिनट क्लास लेते थे, इतना एक एक क्वेश्चन पे समय नहीं देते थे, ठीक है। हमारे टीचर इतना नहीं बताते थे, कुछ इतना जरूर बता देते थे कि आप खुद सोच पाओ फिर। चलिए, तो नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए इस कॉन्सेप्ट की, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। हालांकि ये कोई नहीं भी जानेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन कुछ अलग चीज जानने में कोई बुराई नहीं है। दो स्प्रिंग इसमें भी लगा देते हैं, है ना, दो स्प्रिंग इसमें भी लगा लेते हैं।
डायग्राम में थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, इसके लिए आप देखो कुछ सेटअप समझ में आ रहा है? ऐसा कोई सेटअप है? ये स्ट्रिंग एक ही है, यहां से गया है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें कि ये अपना के ही ले लेते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, और ये स्ट्रिंग है और स्प्रिंग, इसमें बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है, फिर ये ऐसे पास हो गया है, इस पुली से पास होता गया है और यहां पे बंद गया है। फिर दूसरा स्ट्रिंग यहां से उठा है, ये इससे पास होके ऐसे गया है और यहां बंद गया है। इसका मास जो है m है, इसका मास m है। सिस्टम को आपने रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, है ना, व्हेन द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। ब्लॉक को आपने रिलीज किया है, लिख दे रहा हूं मैं, ब्लॉक इज रिलीज when spring at its natural length, at its natural length, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक when it is in equilibrium position। तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, देखें कितने लोग कर पाते हैं इसी मेथड से। यू टोटल मैंने कैसे लिखा है भाई? यू टोटल मैंने जो स्प्रिंग का इसका इक्विवेलेंट सिस्टम माना था, उसको मैंने हाफ के इक्विवेलेंट इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया है, मतलब हाफ के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो भी आप बोलो। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर ये देखिए, ये लिखा है हमने यू टोटल एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स होगा। तो वहां से डेल्टा एक्स हमने, ये रहा देखिए, ये रहा, तो ये डेल्टा एक्स है, तो उसी की वैल्यू हमने यहां पे रख दी थी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, डेल्टा एक्स के लिए। इसी तरह इसको भी एक सिस्टम मान के करिए, मासलेस है सब कुछ, स्ट्रिंग और स्प्रिंग सब कुछ मासलेस है, जैसे बताया है उस तरीके से करिए। हाँ, mg पुल स्लोली होता है, बिल्कुल। आपने अगर हाथ पे रखा है इसको, हाथ पे आपने रखा है और धीरे धीरे इसको छोड़ रहे हो, हाथ पे रखा है और धीरे धीरे आप, मतलब आप छोड़ दोगे तो mg उसको धीरे धीरे ले जाएगा, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि सर ये होमवर्क दे दो, मतलब वो करना नहीं चाहते, ठीक है, मत करो, मैं कर रहा हूं, देखो फिर यही थोड़ी प्रॉब्लम है, एफर्ट नहीं डालना चाहते लोग। तो यहां पे देखो, और उनको फिर इस चीजों का वैल्यू भी नहीं समझ में आएगा, उनको इन सब इतने बड़े लेवल की चीजों की वैल्यू भी नहीं समझ में आएगी, दिक्कत ये है। तो कभी कभी लगता है इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सब चीजें, अगर जनता ये सब अप्रिशिएट नहीं कर सकती है और सीखने की भी कोशिश नहीं करना चाहती है, तो मुझे लगता है फिर वो चीज पढ़ाना चाहिए जो नॉर्मल चीजें हैं। चलिए, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा? एक सिंगल स्प्रिंग, है ना, और एक सिंगल ब्लॉक, यही वाला। इसको आपने रिलीज कर दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में ये नीचे जाएगा, यही ना। और ये कुछ भी आपने इक्विलिब्रियम में मान लीजिए यही डेल्टा एक्स है, तो इधर के इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको आप अब। तो के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। बोलो, तो के इक्विवेलेंट एक तरीके से क्या है? mg बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स क्या है? के इक्विवेलेंट बाई mg, जो भी आप बोलो।
तो K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, यही तो mg है। तो आपको डेल्टा एक्स ही तो चाहिए था, जितना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करने में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो वो होगा mg बाई के इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट लिखने का तरीका आपको बताया मैंने, ठीक है। टेंशन से जो है पहले, अच्छा ये सभी को पता है कि जनरल एक्स अगर है तो टी स्क्वायर बाई 2k है ना। स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है उसको हम कैसे लिखते थे, वो जनरल टी स्क्वायर बाई 2k, ये जनरल है, आप देखकर लिखेंगे जिसका जैसा होगा। तो चलिए यहां से टेंशन मार्क करते हैं। ये टेंशन इसमें कितना होगा, टी, यहां से शुरू करिए, टी टी, तो ये होगा 2t। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 2t, ये 2t, तो ये 4t है ना भाई, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का ये भी इधर 4t। तो सबके स्प्रिंग के टेंशन आ गए। जो मैंने कहा था, जो स्प्रिंग में स्प्रिंग के साथ जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन होगा उसी से आप उसका एक्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। यहां पे दो ही है, इसको 1 मान सकते हो, इसको 2। तो व्हाट इज योर x1, x1 एलोंगेशन इसमें कितना होगा, टी स्क्वायर बाई के। x2 कितना होगा, x2 देखो कितना होगा, अच्छा ये 40 नहीं 2t है, तो 2t स्क्वायर बाई के, मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई के और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई के। तो आपने x1 x2 निकाल लिया, ठीक है। अरे भाई पुली पे फोर्स बैलेंस किया है, 2t 2t, तो यहां 4t, यहां 2t ही रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है। तो आपने x1 x2 निकाल लिया, बोलो। अब आपने x1 x2 निकाल लिया, अब आप टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी में क्या होगा, U टोटल इज इक्वल टू, दो ही स्प्रिंग है, U1 प्लस U2 है ना। U टोटल इक्वल टू U1 प्लस U2। आपको यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है, आपको यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है, केवल आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है। अब करके बता दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपने खुद से किया है। फिर से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। तो टोटल स्प्रिंग की पोटेंशियल चाह रहे हैं हम, केवल स्प्रिंग की पोटेंशियल लिख रहे हैं। ये U टोटल है स्प्रिंग पोटेंशियल हमें, क्योंकि इक्विवेलेंट सिस्टम हम स्प्रिंग के लिए लिख रहे हैं, तो हमें आपको ब्लॉक के पोटेंशियल से मतलब नहीं है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखोगे U टोटल में, इसका डेल्टा एक्स है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, mg जो है अपना फोर्स था, तो हाफ के इक्विवेलेंट है ना, इनटू यहां पे टेंशन कितना है इक्विवेलेंट वाले में, हाँ यहां आ जाइए। इक्विवेलेंट के लिए जो आपने बनाया था इन सबको हटाकर, तो ब्लॉक पे बनाया था, ब्लॉक पे टेंशन देखो कितना है टोटल 4t। तो K इक्विवेलेंट, इस पे जो आप K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट इंटू जो x लिखोगे, जो आपने इक्विवेलेंट माना है डेल्टा x है ना, डेल्टा x को आप लिख सकते हैं mg बाई के इक्विवेलेंट। और mg इक्विलिब्रियम के टाइम में किसके बराबर होगा, देखिए यहां पे ये mg है, वो 40 के बराबर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू 40, लिख सकते हो ना, mg इज इक्वल टू 40। तो t कितना हो जाएगा mg बाई 4, उसको हम आगे यूज कर लेंगे जब हमें करना होगा। अभी आप हाफ के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर mg बाई mg बाई के इक्विवेलेंट, वही लिख लीजिए। ये है, और U1 कितना होगा, U1 में टेंशन देखो कितना है, वो है T, तो T स्क्वायर बाई 2K हाफ K
टी स्क्वायर बाई 2k, एक्स की वैल्यू ऐसे ही तो लिखनी सिखाई, ये लिखा है आपने, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ के एक्स स्क्वायर, x1 जो अपने पास है x1 और x2 t बाई के था ना, x1 x2 जो हम लोग लिखते थे वो t बाई के, हाँ f बाई के, तो यहां स्क्वायर लिख दिया है, ये t बाई के होगा और ये 2t बाई के होगा, ठीक है। तो हाफ के t बाई के स्क्वायर प्लस हाफ के 2t बाई के स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप k इक्विवेलेंट निकाल सकते हो और t को लिख सकते हो कितना, mg बाई 4। तो यहां से k इक्विवेलेंट बता दीजिए, एक बार k इक्विवेलेंट आ गया तो आपका सब कुछ आ जाएगा। x1 x2 हाँ गलत है, t स्क्वायर नहीं होगा, t बाई के होगा, एनर्जी में t स्क्वायर होगा, के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है भाई, के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बता दीजिए। तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2k प्लस 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर बाई 2k, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2k, ठीक है। और यहां से t की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, mg बाई 4, तो mg बाई 4 भी पुट कर दो तो k इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 बाई 2k इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 16, है ना। तो ये कैंसिल हुआ और 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो के इक्विवेलेंट अपने पास आ गया 16 बाई 5, के इक्विवेलेंट चेक करो भाई, 16 बाई 5k, 16k बाई 5, 16k बाई 5 चेक करो सभी लोग, ठीक है। तो 16k बाई 5 आ गया, बस डेल्टा एक्स चाहिए था तो डेल्टा एक्स यहां पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पे इसका डिस्टेंस वो हो जाएगा mg अपॉन में 16k और ये 5, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद और आइडिया लग गया होगा, शायद और आइडिया लगा होगा बच्चों आपको कि डेल्टा एक्स हमने निकाल दिया। अब ये बताओ कि इस पोजीशन पे, इस इंस्टेंट पे जब ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे, आपने टी निकाला mg बाई 4, इस mg बाई 4 को यहां पुट करो तो x1 आ जाएगा, इसी mg बाई 4 को यहां पुट करो तो x2 आ जाएगा, और x1 x2 आ गया, टोटल एनर्जी आपने लिख ही लिया है, टोटल एनर्जी आप यहां पे के इक्विवेलेंट पता है तो टोटल एनर्जी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, बहुत बढ़िया, आधा खुद से कर लिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग बहुत हुआ, अब बात करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की। केस ऑफ, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, केस ऑफ यूनिफॉर्म चेन, केस ऑफ यूनिफॉर्म चेन, किसी यूनिफॉर्म चेन के बारे में देखिएगा, फर्स्ट क्लास अगर आपका है भाई तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, आपको बहुत सरदर्दी होगा, फर्स्ट क्लास में कहाँ ये चीजें समझ में आएंगी, एक्सट्रीम चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये जो अभी मैंने पढ़ाया वो एक्सट्रीम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में क्या समझ में आएगा। अब केस ऑफ यूनिफॉर्म चेन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म चेन याद है बच्चों आप लोगों को,
यूनिफॉर्म चेन का क्या मतलब होता है? जिसका मास पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या बताया था? जिसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहे, याद है? दैट इज लैम्डा। याद करो, m/l, इसको आप बोलते थे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, है ना, कांस्टेंट रहेगा। ये तो याद होगा सभी को। फॉर यूनिफॉर्म चेन हम लोगों ने फोर्स कॉन्सेप्ट में भी किया है, टेंशन निकाला है रोप का। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि कोई चेन है टेबल पे रखा हुआ है, कोई चेन है वो किसी टेबल पे रखा हुआ है, तो कोई चेन है मान लो वो टेबल पे रखा हुआ है इस तरीके से, यूनिफॉर्म चेन है। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म चेन है और किसी टेबल पे रखा हुआ है ये। इसका कुछ पार्ट जो है टेबल पर है और कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, कुछ पार्ट इसका हैंग कर रहा है। तो मान लीजिए ये अभी स्मूथ है, पहला केस कर रहे हैं, ये स्मूथ है, ठीक है, और इसका कुछ पार्ट आपका मान लीजिए ये L/3 पार्ट आपने इसको लाकर अब रिलीज कर दिया, तो बाकी जो बचा हुआ है वो 2L/3 है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब ये बोला जा रहा है कि चेन L/3 पार्ट of the chain is hanging. System is released from the position shown in the figure. From the position shown in the figure. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट जस्ट अबाउट टू रिलीज। लीव द टेबल। टेबल को जब कंप्लीटली ये लीव कर रहा होगा तो कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी? जल्दी से सोचिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है आपके पास, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये तो देख पा रहे हो ना। कोई भी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है
तो आपको पता है कि क्या होगा, ये इसका इनिशियल स्टेट है, और ये चीज हटा ही रहा हूं यहां से, ये सब तो आप जानते हो, मैं ये हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो इसका फाइनल स्टेट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। फाइनल स्टेट में क्या होगा, मैंने कहा था तुम्हें कि स्टेट मैटर करता है। फाइनल स्टेट में क्या होगा, जब ये चेन जो है इसको लीव कर रहा होगा जस्ट, तो ये पूरी तरीके से ऐसा आ चुका होगा, बोलो, तो ये अपना फाइनल स्टेट होगा। और इसको नीचे कौन ले जा रहा होगा, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी इसको नीचे ले जा रही होगी, ये इसका इनिशियल स्टेट होगा। और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन, बट तुम्हारे पास एक चैलेंज है एनर्जी कंजर्वेशन में भी, तुम्हारे पास एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है, कोई बताएगा कमेंट करके कि आप एनर्जी कंजर्वेशन में आपको चैलेंज क्या फील हो रहा है, कोई अब कमेंट करके बताएगा कि व्हाट चैलेंज यू आर फेसिंग ड्यूरिंग एनर्जी कंजर्वेशन, प्लीज कमेंट। आपको क्या चैलेंज फील हो रहा है, क्या, बिल्कुल पोटेंशियल लाइन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ये चैलेंज फील हो रहा होगा कि हर एक जो टुकड़ा है चेन का, हर एक टुकड़ा जो है अलग अलग लाइन पे है। अगर आप इसी को जीरो पोटेंशियल लाइन मानते हैं, देखिए अगर आप इसी को जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेते हैं तो ठीक है भाई, ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, बट ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा सभी जो है इस जीरो पोटेंशियल लाइन से अलग अलग वर्टिकल हाइट पे हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने में हमें दिक्कत आएगी। पहले तो एक ब्लॉक होता था तो आप mgh लिख देते थे, पहले एक ब्लॉक होता था तो आप mgh डायरेक्ट लिख देते थे। अब यहाँ पे कई सारे मासेस हैं, पूरे चेन में कई सारे मासेस हैं जो अलग अलग हाइट पे हैं। तो आपके पास एक ही सहारा बचता है, क्या, इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन के आप नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी में हर मास, टोटल मास जो अपना है, क्या करेंगे, टोटल मास जो अपना है वो अलग अलग हाइट पे है। तो देखिए कैसे क्या करने वाले हैं, आप जो है यहां पर एलिमेंट कट करेंगे एक ऐसा कि आप y पे जाओगे जीरो पोटेंशियल लाइन से, एक y पे गए और आपने एक यहां पे dm मास कट किया, वेरिएबल कुछ भी मान लिया। ये बहुत छोटा है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, है ना। तो y पे जाके आपने एक dy लेंथ का एक dm मास को पकड़ा। अप्रोच ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, एट ए डिस्टेंस y, है ना, ए dm मास ऑफ y लेंथ, dy लेंथ इज कट, ठीक है। dy बहुत छोटा है तो एक डॉट होगा वो, है ना। तो जब वो डॉट होगा तो सभी को पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। ये जो तुम्हारा डिफरेंशियल dm है, dm है, ये कितना नीचे है जीरो पोटेंशियल से, y नीचे है और ये अपना जीरो पोटेंशियल है। तो इसका जो du होगा वो क्या लिखोगे, जरा सब लोग बताओ तो, dm g इंटू वाई, और वो माइनस के साथ लिखोगे। माइनस के साथ क्यों लिखोगे, क्योंकि ये अपने रेफरेंस लाइन से नीचे है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। du इक्वल टू माइनस dm g y, ये क्लियर है बच्चों। इस तरीके से हर एक dy लेंथ का जो टुकड़ा है वो वेरिएबल डिस्टेंस पर है। अच्छा, dm लिखने का तरीका सभी को पता है, dm यूनिफॉर्म है तो m अपॉन एल इंटू जितने लेंथ का लिखना है dy, ये तो कई बार कर चुके हो, ठीक है, m अपॉन एल इंटू dy। तो du का फंक्शन बन गया, du का फंक्शन क्या बना, वो बना माइनस
एम जी बाई एल वाई डी वाई. दिस इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बन गया. बोलो, तो तुम्हें जब एनर्जी कंजर्वेशन करते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन में तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है? एनर्जी कंजर्वेशन में तुम्हें क्या चाहिए होता है? यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, यही तो चाहिए होता है. अच्छा, यू आई के ई आई यहां पर जीरो होगा क्योंकि रिलीज किया गया था, है ना. ये रिलीज किया गया था सिस्टम को, आपने चेन को यहां L/3 से छोड़ा था जस्ट, तो रिलीज किया गया था, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो. अच्छा, यू इनिशियल क्या है? इस पूरे जीरो पोटेंशियल के नीचे L/3 का टुकड़ा जो है लटक रहा था, तो उसकी पूरी पोटेंशियल उसको हम यहां से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. तो ui क्या होगा? देखो, वो हो जाएगा, इस फंक्शन को आपको बस इंटीग्रेट कर लेना है, mg बाई एल वाई डी वाई, और कहां से कहां? जीरो से इनिशियल लेंथ L/3. तो आपके पास ui आ जाएगा माइनस एम जी बाई एल और वाई स्क्वायर बाई 2, जीरो से L/3. तो फाइनली आपको मिलता है माइनस एम जी बाई 2L इंटू L square by 9. So your initial potential energy is minus mg L square upon 18, L upon 18, एक L कट जाएगा. माइनस एम जी एल अपॉन 18. माइनस साइन क्यों आया है? मैं चिल्ला चिल्ला के कई बार तो बताया भाई, ये जीरो पोटेंशियल रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन के हम नीचे आएंगे तो बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी जाएगी, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लिखी जाएगी. वही चीज है. अब यू फाइनल में किसको इंटीग्रेट करोगे? सभी बच्चे बताइए कि ये है यू फाइनल, इसका यू फाइनल हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यू फाइनल में आप जो ये वाई लोगे वो कहां से कहां वेरी कराओगे? फंक्शन तो यही है, क्या दोबारा फंक्शन थोड़े ना बनाओगे, यही तो फंक्शन बनेगा, बट इस y को कहां से कहां वेरी कराओगे? बस लिमिट चेंज कर दोगे. है ना. तो ये फंक्शन बनाए हुए हो, ये रहा तुम्हारा फंक्शन, ये फंक्शन आप du का बना चुके हो, बस लिमिट चेंज कर दोगे. लिमिट कैसे चेंज करोगे? लिमिट आप चेंज करोगे, ये y जब यहां पर होगा तो मतलब क्या हो चुका है? जीरो, और जीरो से पूरा L, तो आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस एम जी बाई एल वाई डी वाई, इसी को इंटीग्रेट करना है, बट अब आपने पूरा हैंग कर रहा है, जीरो पोटेंशियल लाइन के नीचे पूरा का पूरा चेन हैंग कर रहा है, तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो से L, और अभी केवल L/3 था और y हमने यहां से एलिमेंट काटा है, तो y यहां पर कितना होगा? जीरो, नीचे जाएगा L/3, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया जीरो से L/3 और टोटल के लिए जीरो से L कर दिया. क्लियर है सभी को? आई थिंक. तो यहां से अब आप बता सकते हो इट इज माइनस एम जी बाई एल इंटू L स्क्वायर बाई 2, तो हमें मिलेगा माइनस एम जी एल बाई 2. ये क्लियर है बच्चों? तो U फाइनल आपको ये मिला, U इनिशियल. अब आप तैयार हो एनर्जी कंजर्वेशन लिखने के लिए. भाई आपने अगर एनएलएम कर लिया है, ठीक है, तो आगे भी बढ़िए जल्दी से. फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, सर्कुलर मोशन पढ़ लीजिए, ठीक है, और अब आप फिर इसको जो है थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप भी बहुत पीछे हैं आप. ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी ही किया होगा आपने, तो वो फंडामेंटल्स हैं, उसको आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये चलेगा कहां तक? सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सब में ये सब चीजें लगेंगी, पीछे वाली चीजें जुड़ती जाएंगी. मैकेनिक्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि मैकेनिक्स में शुरू की चीजें पूरी लास्ट तक चलती हैं, बाकी चैप्टर्स में मान लो उतनी कमोबेश नहीं चलेंगी, बट इसमें जो है, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आप मान लो ये सब नहीं भी जानते हो तो शायद समझ लो चैप्टर, लेकिन
आपको पता है कि जो भी एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो मर्जिंग कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो हर जगह मैकेनिक्स, स्प्रिंग्स, कुछ भी सब कुछ घुसा होगा, तो ये मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस एम जी एल बाई टू। अब हम लोग तैयार हैं एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए, या वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों का मतलब एक ही है यहां पर। तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए, यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। मैंने कहा आपको कि यू आई ये तो अपना जीरो ही था, रिलीज किया गया था, बताया अभी। अब आप के ई फाइनल आपको चाहिए था, जब ये स्ट्रिंग लूज कर रही है तो कितनी रेट से गिरेगी वो आप निकाल सकते हो। के ई फाइनल जो होगा वो होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल आपने निकाला है अभी, देखिए कितना निकाला है, माइनस एम जी एल बाई, जो भी निकाला है विथ साइन रखिएगा, माइनस एम जी एल बाई 18 और ये माइनस एम जी एल बाई 2, तो आपके पास आएगा माइनस एम जी एल बाई 18 माइनस ऑफ माइनस एम जी एल बाई 2। बिना साइन के नहीं रखिएगा, जो जैसा आया है वैसे रखिएगा। तो आपके पास आएगा माइनस एम जी एल बाई 18 और प्लस एम जी एल बाई 2। तो ये अपने पास आ जाएगा 8 एम जी एल बाई 18। देख लीजिए ये 9 और 9 में से ये, तो 8 एम जी एल बाई 18। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको ये मिलेगी चेन की, जब वो लीव कर रहा होगा। कितनी मिली? तो ये मिली 4 एम जी एल बाई 9, 4 एम जी एल बाई 9। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया भाई रजत, आपने निकाल लिया है। 4 एम जी एल बाई 9, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। ओके, अब से वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है। सभी बच्चे कंस्ट्रेन मोशन पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जब चेन गिर रहा होगा, है ना, कंस्ट्रेन मोशन सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो सभी चेन की जो वेलोसिटी होगी, सभी लिंक्स की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। अंडर ग्रेविटी वो गिर रहा है इस तरीके से, सभी का एक्सेलरेशन, सभी की वेलोसिटी सेम होगी। तो आप वेलोसिटी टोटल निकालना चाह रहे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर भी कर दोगे तो आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे तो आपको वी भी मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी बोलिए। अब मैंने आपको ये चीज, आपको मैं इसको एक ट्रिक से भी बता सकता हूं। हालांकि मैंने कहा आपको कि फिजिक्स में हर जगह ट्रिक काम आएगी जरूरी नहीं है, कहां नहीं काम आएगी, आपको नॉर्मल मेथड ही लगाना पड़ेगा, वो भी देख लीजिए। आगे का जो चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से आप ये क्वेश्चन ओरली भी कर सकते थे, मतलब बहुत बिना इंटीग्रेशन के, विदाउट इंटीग्रेशन। ये ट्रिक क्या है भाई? सीओएम मेथड है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी विदाउट इंटीग्रेशन। थोड़ी सी जानकारी इसमें ये जान लीजिए, आगे हम प्रूव भी करेंगे कि फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड और चेन, the whole mass assumed to be concentrated at its midpoint। ये बातें हम आगे वाले चैप्टर में प्रूव होगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में प्रूव होगा। आपने देखा है कि जैसे एक रॉड है, इसको बैलेंस करना चाहते हो, है ना, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर रहेगा तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्या होगा, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड और चेन द होल के बाद कुछ लिखा ही नहीं मैंने, द होल मास इज एज्यूम, ये एज्यूम्ड है, टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। लेकिन क्या आप हमेशा करेंगे? नहीं। कब करेंगे? जब हमारा चेन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर यूनिफॉर्म रॉड है या यूनिफॉर्म चेन है तभी करेंगे। यूनिफॉर्म वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये ट्रिक फेल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास वाला मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो इसके लिए खैर यहां हो जाएगा, मैंने आपको यूनिफॉर्म चेन दिया था, तो कोई बच्चा अगर इससे सोचता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक है, L/3 पार्ट हैंग कर रहा था भाई, आपका चेन का L/3 पार्ट हैंग कर रहा था, तो आप ये बताओ बाकी पार्ट तो ऊपर ही था। है ना, तो इसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके मिड पॉइंट पे होगा, कुछ L/6 पे। आप ये बोलोगे कि सारे मास को, कितने मास को, L/3 का जो मास हैंग कर रहा है उसका सारा मास हमने कंसंट्रेट कर दिया कहां पर, L/3 डिस्टेंस नीचे, सॉरी L/3 था तो कितना हो जाएगा L/6, यही तो इसका मिड पॉइंट होगा L/3 का। तो आप ये बोलोगे कि ये इस पूरे चेन को हटाकर आप इसको एक पॉइंट बना सकते हो, एक पॉइंट मास बना सकते हो, और इसको कहां पे रख सकते हो, इसके सारे मास को L/6 पे। ये है लॉजिक, है ना। ये पूरा अपना कितना था L/3, तो इस L/3 के जगह पे आप क्या बोल सकते हो, इसको L/6 पे कंसंट्रेट कर दो, और ये मास की वैल्यू जो होगी ये होगी मास ऑफ L/3, वो कितना होगा M/L इंटू L/3, दैट इज M/3। तो क्या हम इसका, और ये जीरो पोटेंशियल, बाकी वाले के लिए आप बोल सकते हो कि ये जीरो पोटेंशियल पर है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। दूसरे केस में आपने देखा कि ये पूरा का पूरा जो चेन है वो नीचे आ चुका था और पूरे चेन की लंबाई L थी, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा, पूरा चेन का मास कहां पे कंसंट्रेटेड माना जाएगा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, L/2 पे। तो ये जो होगा वो L/2 पर होगा, और ये टोटल मास होगा M। ये मास जो होगा वो M ऑफ L/3, मतलब ये मास होगा M/3। तो क्या हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं भाई। अब आप सभी बच्चे जो है, ये अगर जीरो पोटेंशियल है, इसी को आपने जीरो पोटेंशियल माना है, तो यहां डायरेक्ट आप लिख सकते थे UI प्लस KEI इक्वल टू UF प्लस KEF। ठीक है, तो KEI तो जीरो था, रिलीज किया आपने इसको, आप ये सोचो एक पॉइंट मास है, तो ये यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल मास कितना माना जाएगा, M नहीं, केवल जो हैंग कर रहा है उसका मिड, जो हैंग कर रहा था उस, जितना हैंग कर रहा था उसी की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, तो उतने का जो टोटल मास है वो इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, क्यों होगा ये मैं आपको आगे प्रूव कर पाऊंगा, हालांकि मैं ये यहां बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जल्दी कर पाओगे, इसलिए यहां बता दे रहा हूं क्यों होगा। ये सेंटर ऑफ मास टॉपिक में प्रूव होगा कि क्यों L/2 पर ही होता है, ये मैं प्रूव भी करूंगा। तो यहां पे UI जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये टोटल L/3 का मिड पॉइंट है L/6, तो और M होगा M/3, तो M/3 G L/6, और ये नीचे है तो माइनस, और आप देखो ये वही चीज आ गया इंटीग्रेट करके, अभी आपने इसको इंटीग्रेट किया था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी आपने, -mgL/18, और ये वही तो आ रहा है -mgL/18, -mgL/18 वही आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू U फाइनल। U फाइनल क्या होगा, U फाइनल में टोटल मास, ये टोटल मास है, मैं पोटेंशियल एनर्जी से कितना नीचे है L/2 मिड पॉइंट पे, तो -mgL/2, यही आपने इंटीग्रेट किया था और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, और ये हो जाएगा KE फाइनल। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा इस तरीके से, अगर ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल मेथड क्यों बताया,
आपको मैंने नॉर्मल मेथड इसलिए बताया क्योंकि जिस बच्चे को ये नॉर्मल मेथड नहीं आता है तो वो कहां फंसेगा, वो फंसेगा यहां पर। ये पहले क्लियर है, देख लीजिए। बेस्ट ट्रिक तो है भाई, बट ट्रिक ट्रिक ही होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, बट योर जनरल अप्रोच इज एप्लीकेबल टू एवरी क्वेश्चन। तो आप हर क्वेश्चन के लिए अपने जनरल अप्रोच का अप्रोच कर सकते हो। कहां पर नहीं होगा, कहां पे आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जैसे यही क्वेश्चन था, आपको बोला जाए कि अपना चेन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, आपको ये होमवर्क दे रहा हूं और ये करके आइएगा। फिर इसी में केस 2 है, बाकी सब कुछ वही है। If chain is non-uniform, its linear mass density lambda equal to lambda naught, बट यहां थोड़ा फंक्शन बनाने में दिक्कत होगी। ये मान लो ऐसा है, चलिए मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और चेन अपना ऐसे बंधा हुआ है, देखिए या हैंग कर रहा है। ऐसा है मान लो, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट वाई, वेर वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। वाई आपको डिस्टेंस है यहां से, दिस इज योर वाई, ठीक है। तो इफ चेन इज नॉन यूनिफॉर्म, इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट वाई, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसी को आपको जीरो पोटेंशियल लेके चलना है, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब आप यहां पे ये नहीं लिख सकते कि इट इज mgl/2, आप इसको यहां पे mgl/2 नहीं लिख सकते, ठीक है। आप यहां पे अब इसको mgl/2 नहीं लिख सकते। इसी चेन को, नेक्स्ट आपका एक होमवर्क है, इसी चेन को किसी हेमिस्फेयर बाउल पे रख दिया जाए। नेक्स्ट होमवर्क है कि अगर आपने एक बाउल पे, एक हेमिस्फेरिकल है, इस पे किसी चेन को रख दिया है, ठीक है, और यहां से बस बांधा हुआ है और रेडियस इसका आर है, आर इसका रेडियस है, ये यूनिफॉर्म ही है, ये यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म चेन है।
तो आपको इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इसको जीरो पोटेंशियल मान के। इसका मास m है, ठीक है, और रेडियस r है, लेंथ की तो जरूरत नहीं है, लेंथ तो निकाल ही लोगे। तो इसमें आपको बताना है p ऑफ चेन। तो यहां भी आपको p ऑफ चेन है, थोड़ा सोचिएगा, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करके आइएगा, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, एनएलएम में मैं आपको थोड़ा बहुत अप्रोच दिया हूं, एलिमेंट कट करना, बिल्कुल, और सर्कुलर मोशन में भी दिया हूं, ठीक है, रोटेटिंग रिंग में टेंशन निकालने में। तो अब आप ये कर सकते हो, मैं होपफुली एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करके आओगे ही, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ट्राई करके आना, कल करते हैं फिर, ठीक है। एससीवी भाई आप पूरा ट्राई कर सकते हो अब धीरे धीरे, ठीक है। एससीवी आप पूरा ट्राई कर सकते हो। कल सैटरडे है, कल मॉड्यूल आप लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया, स्प्रिंग के क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो ट्राई करके आना, कल टिक करा दूंगा आपको एससीवी से भी और मॉड्यूल से भी।